Now we will proceed towards our next topic, that is shock therapy. Previous classes में हमने क्या किया बेटा, किस तरीके से कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है और कब होती है। 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इसका एंड कब हुआ, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ। और ये डिसइंटीग्रेशन कब हुआ बेटा, 1991। अब इसके बीच 1945 जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है और 1991 जब कोल्ड वॉर एंड हो जाती है। अब इसके बीच में हमने क्या स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से जो फैक्टर्स हैं, कॉजेस हैं, वो रीजन बनते हैं इसके डिसइंटीग्रेशन का। डिसइंटीग्रेशन यानी कि क्या हुआ, उसका विघटन हुआ है। अब टूट रहे हैं वो, बट एग्जिस्ट आज भी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। रशिया आज भी है, लिथुआनिया आज भी है, एस्टोनिया आज भी है, यूक्रेन आज भी है, बट अब वो यूएसएसआर नहीं है। और यूएसएसआर बना कैसे था बेटा, आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। और ये कब हुआ था, 1917। तो बेटा सिर्फ अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है और मेनली जो कोल्ड वॉर थी वो किसके बीच में थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी। अब जैसे ही कोल्ड वॉर का एंड होता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, जैसे ही कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, वो एंड हुआ कैसे और क्यों, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हुआ ही क्यों। तो इसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा कि व्हाई, कि डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों। अब वो भी पढ़ लिया हमने, क्यों हुआ था, सारे रीजंस पढ़ लिए। अगर वो आप लोगों को रिवाइज करने तो प्रीवियस क्लास से करना। अब उसके बाद हमने क्या देखा, जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और ये पता चल गया कि डिसइंटीग्रेशन हुआ ही क्यों था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आउटकम्स यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसकी कॉन्सिक्वेंसी पढ़ी हमने। कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, शॉक थेरेपी। अब ये क्या था, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शॉक झटका, किसी तरह का झटका। अब ये झटका क्या था, देखो कौन सी आइडियोलॉजी का एंड हुआ, कम्युनिज्म। यानी कि कम्युनिज्म से लोगों को अब एकदम कहां जाना था बेटा, कैपिटलिज्म। अब होता क्या है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, इसको बहुत ज्यादा रिलेट मत करना, एक सिंपल एग्जांपल है। आज तक आपके पापा किचन की अरेंजमेंट करते हैं, मम्मी अरेंजमेंट करती है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज रात को अनाउंस कर देते हैं, तुम रोज कहते थे आज ये नहीं बनाया, आज वो नहीं बनाया, ये भी अच्छा नहीं लगा, वो भी अच्छा नहीं लगा, कमियां निकालते थे रोज। तो मम्मी पापा ने क्या डिसाइड किया, जब अगर लोग खुशी नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली हैप्पी नहीं है इस डिसीजन के साथ, हमारे किचन अरेंजमेंट के साथ, तो हम क्या करते हैं, ये फ्रीडम दे देते हैं कि कुछ भी लाओ और कुछ भी बनाओ, ठीक है। अब वो आज रात को ये अनाउंस करते हैं, फ्रॉम टुमारो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द किचन अरेंजमेंट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट। आज रात तक उन कमियों को देखते हुए और ये देखते हुए कि अब नहीं मानेंगे बच्चे कुछ अच्छा खाए बिना। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो अगले ही दिन किचन कैसे आप अरेंज करोगे, सब कुछ आपको ना पता है, मार्केट कौन सी है आपको ना पता है, राशन कितने का आता है, कहाँ से आता है, कैसे लेना है, कैसे हमारी कोई अर्निंग नहीं है, कैसे हम लेकर आए किचन का सामान, कैसे अरेंजमेंट्स करें। तो तुम्हें रात को शौक लगा, ओए जैसा मिलता था वही ठीक था, अब क्या करेंगे एकदम से। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा। ये शौक किसको लगा था, परेशान जरूर थे ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इनके पास क्या थी, लैक ऑफ फ्रीडम थी, यानी कि आजादी की कमी थी। लोग आजाद नहीं थे, लिबरल नहीं थे, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं थी, अपनी मर्जी से कमा नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशंस ओपन नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ रीजंस थे बेटा, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए आपस में। हाँ, कोल्ड वॉर जो थी वो कोल्ड वॉर ही रही, हॉट वॉर में चेंज नहीं हुई। कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि ऐसा लगा था जैसे क्यूबन जो क्राइसिस था,
ऐसा लगा कि अब इट्स चेंज्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर, बट वो नहीं हुई। ठीक है, तो लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से जो कम्युनिज्म था, वो लोग जो थे कम्युनिज्म को जो फॉलो करते थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अब कब किया अनाउंस? दिसंबर में रशिया, यूक्रेन, इटोनिया, इन्होंने क्या कर दिया, रात को अनाउंस कर दिया कि यूएसएसआर का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर नहीं है। ठीक है, तुम कल से आजाद हो और वर्ल्ड कैसा हो जाता है, यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बन जाता है। और जैसे ही कैपिटलिस्ट बनता है बेटा, एकदम से सब लोग उस चीज को नहीं मैनेज कर पाते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया रात को, हाँ ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग से कि आप लोग जो आपको मिल रहा है आपके पेरेंट्स के थ्रू, उससे सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, पर एकदम से आपको बोला जाए, हाँ 1 महीने पहले आपको पेरेंट्स बोले कि आप क्या करेंगे, 1 महीने के बाद खा लो जो कुछ खाना है जो हम खिला रहे हैं 1 महीने तक। 1 महीने में अरेंजमेंट कर लो, अपनी मैनेज करो, अर्निंग करो, 1 महीने बाद से आप अपना खुद ला के बनाओगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है बेटा, इसको बहुत ज़्यादा भी इससे रिलेट मत करना, बस कंसेप्ट को याद रखने के लिए कि वो शॉक लगा। अगर हम जो ये एकदम से ट्रांजिशन, तो इसको क्या बोला गया था बेटा, शॉक थेरेपी इज अ ट्रांजिशन। क्या था, एक ट्रांजिशन था फ्रॉम वन आइडियोलॉजी टू अनदर। ठीक है, एक आइडियोलॉजी से एकदम से एक झटके के साथ दूसरी आइडियोलॉजी में जो जा रहे थे लोग, वो एक झटका जो था, वो ट्रांजिशन जो था, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो थी, वो क्या था, उसको शॉक थेरेपी बोला गया था, उसको नाम दिया गया था। और शॉक थेरेपी के टाइम में नोट्स में आपने देखा होगा, मैंने बिल्डिंग सी बना रखी है, हैव यू नोटिस दैट? अब वो क्यों बना रखी है, किसी ने ये नोट किया? मैंने बड़ा बड़ा यहाँ लिख रखा है पेंसिल से, गैराज सेल। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं, गैराज बिल्कुल ना के बिल्कुल स्पेयर पार्ट्स के भाव में बिकी हैं, तो कितना नुकसान हुआ है। और इस शॉक थेरेपी से सिर्फ एक ही कंट्री बच पाई थी जो कम्युनिज्म को फॉलो तो करती थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलती थी, और वो कौन सी थी पता है आप लोगों को? इमेजिन कर सकते हो? अच्छा, कौन सी कंट्री होगी जो इतना दिमाग लगा गई कि शॉक थेरेपी से भी बच गई? चाइना। वेरी गुड, नाइस गेस। क्या थी? चाइना। चाइना सिंगल कंट्री बनी बेटा जिसने अपनी इकोनॉमी पे असर नहीं आने दिया, कोई इम्पैक्ट नहीं आने दिया शॉक थेरेपी का। कैसे? उसने एकदम से ट्रांजिशन नहीं किया कि सब कुछ गवर्नमेंट से प्राइवेट कर दिया हो। उन्होंने क्या किया, पहले अपनी एग्रीकल्चर को, उसके बाद 4 से 5 साल उसको संभाला, उसको मैनेज किया, अरेंज किया, उसके बाद इंडस्ट्रीज को प्राइवेट किया। तो इस तरीके से उन्होंने सेक्टर वाइज, एरिया वाइज क्या किया, टाइम टू टाइम एक एक चीजों को मैनेज करते हुए चीजों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर गए। तो यही रीजन था कि जो चाइना है वो शॉक थेरेपी से बच गया था। लेकिन बाकी की जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वो सारी क्या होती हैं, शॉक थेरेपी से ही निकलती हैं। और जिसके चलते इकोनॉमिक बहुत स्टैग्नेशन आता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब हम एक तरह से ऐसे जी रहे थे, इक्वालिटी का तो प्रिंसिपल था इनका कि सबको इक्वल मिल रहा है, अगले दिन आपको कह दिया जाए कि आप खुद कमाओ खुद खाओ, उसके लिए टाइम चाहिए। दैट्स गुड थिंग, अच्छी चीज है ये। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आना इज अ गुड थिंग कि अब वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट एक शॉक भी लगा था कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन को। तो उसको बोला गया था, उस ट्रांजिशन को, जो बेटा कम्युनिज्म से कंट्रीज जो है कैपिटलिस्ट में जा रही थी, उस ट्रांजिशन को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया था। आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी? बात समझ में आई? ईस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो कम्युनिस्ट थी कंट्रीज, वो एकदम से जो क्या करती हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला गया था? शॉक थेरेपी बोला गया था। ठीक है, देखो अब फटाफट देखो अपनी एनसीईआरटी में जो कोलैप्स हुआ, कोलैप्स का मतलब भी क्या है बेटा?
डिसइंटीग्रेशन। कोलैप्स हुआ कम्युनिज्म का, किसका कोलैप्स हुआ था बेटा? कम्युनिज्म का कोलैप्स होता है बहुत सारी कंट्रीज इस पेनफुल प्रोसेस से। कैसा रहा था ये प्रोसेस बेटा? पेनफुल। कौन सा प्रोसेस? कोलैप्स। शॉक थेरेपी। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था बेटा। क्यों था पेनफुल प्रोसेस? अभी डिस्कस किया हमने, क्योंकि अब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इतना आ गया था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, किस तरह से कमाया जाए, किस तरह से सर्वाइव किया जाए, किस तरह से पैसा कमाया जाए। ठीक है, तो बहुत सारा ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, अथॉरिटेरियन सिस्टम कौन सा था? कम्युनिज्म। सोशलिस्ट सिस्टम कौन सा था? तो जो भी ये वर्ड जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में, इनको ध्यान रखना। तो जो हमारा जो ये सिस्टम था बेटा वो किसके तरफ जा रहा था? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट। अब यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर फ्रीडम की कमी थी, तो यहाँ पर फुल फ्रीडम थी हमारे पास, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा जो मॉडल है ये ट्रांजिशन का जो मॉडल आया हमारे सामने, रशिया, सेंट्रल एशिया, जो ईस्ट यूरोपियन हमारी जितनी भी कंट्रियां थी जो इन्फ्लुएंस थी हमारे वर्ल्ड बैंक से और जो फॉलो करती थी कम्युनिज्म को, इनका जो बेटा क्या हुआ, जो ये सामने आया ट्रांजिशन, ये पेनफुल प्रोसेस, इसी को क्या नाम दिया गया? शॉक थेरेपी इनको बोला गया। और शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी, अलग अलग थी सबके लिए। किसी के लिए स्पीड अमेंस था फॉर्मर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी थी? जो हमारी कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, यूएसएसआर को फॉलो करती थी, कौन सी कंट्रियां थी? ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी। बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर, वो थी सबके लिए सिमिलर, बट देखो हर जगह, मैंने एग्जांपल दिया जैसे चाइना का, हर कंट्री पे सेम इन्फ्लुएंस नहीं था। किसी ने खुद को संभाल लिया, किसी ने बाद में संभाला, किसी ने पहले संभाला। ठीक है, कोई संभाल ही नहीं पाया, कोई मैनेज कर ही नहीं पाया। ठीक है, ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। टोटल शिफ्ट किसमें कर दिया था इन्होंने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यहाँ पर अब फ्रीली वो कमा सकते थे, फ्रीली अपना काम कर सकते थे, इंडिविजुअलिटी, प्राइवेटाइजेशन आ जाता है इस मॉडल के अंदर, जो कि यहाँ फ्रीडम नहीं थी, बिकॉज कम्युनिज्म इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो डोमिनेंस है बेटा उसका जो पैटर्न था कि जब ओनरशिप है प्रॉपर्टीज की वो प्राइवेट की गई, तो कॉर्पोरेट ओनरशिप जो पैटर्न है वो चेंज हुआ, इमीडिएटली लाया गया। तो इसको देखो, इस ट्रांजिशन में जो ये सेल हुई, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एकदम से बेचा गया, सेल के लिए निकाला गया, इसी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया गया बेटा, जो ड्यूरिंग द शॉक थेरेपी हुई थी। ठीक है, ये आपको नोट्स में हाईलाइटेड मिलेगा विद द पिक्चर। तो बेटा जो ट्रांजिशन है इसने ब्रेकअप कर दिया था एक तरह से अलायंसेस का भी। कैसे ब्रेकअप कर दिया अलायंसेस का, बताना मुझे। क्या कर रहे थे यूएसए और यूएसएसआर? क्या कर रहे थे? अलायंस बना रहे थे, अलायंस मेकिंग कर रहे थे। तो अलायंस को भी तो ब्रेक कर दिया। जब सब अलायंसेस ने क्या कर दिया, अलायंस को ब्रेक कर दिया, तभी तो वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाया उन्होंने, उस मॉडल की तरफ गए हैं। ठीक है, उसके बाद जब बेटा आप लोगों को समझ में आ गया कि शॉक थेरेपी लगी, अब इस शॉक थेरेपी की वजह से कुछ आउटकम भी आए होंगे, जैसे हमने पढ़ा कि कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ी हमने किसकी? डिसइंटीग्रेशन के। अब शॉक थेरेपी लगी है तो इसके भी तो कुछ आउटकम आए होंगे। अब इसके क्या आउटकम्स थे देखें, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी तुम्हें क्या बताया गया है, सिर्फ इतना ही है, इसमें ध्यान से देखना। शॉक थेरेपी जो लगती है बेटा, इसके बाद इकोनॉमिक डिजास्टर आते हैं लोगों की लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम आई जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल गैराज सेल के में गई है सारी की सारी। 90% जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेल हो गई थी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को। मार्केट फोर्स देखा जाए, नोट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज पॉलिसी बनाई गई, और इसी को क्या बोला गया था बेटा? दिस वाज कॉल्ड लार्जेस्ट
गैराज सेल इन द हिस्ट्री। तो वैल्यू ऑफ रूबल ये क्या हो गई थी, क्या हुई, देखो जैसे शॉक थेरेपी लगी, ये ट्रांजिशन हुआ, तो पहला क्या बताया जा रहा है, इंडस्ट्रीज पे असर गया, एग्रीकल्चर पे, प्रॉपर्टीज पे असर गया, गैराज सेल लग गई। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जो वैल्यू थी, रूबल की वैल्यू थी, वो क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, डाउन हो गई थी, इकोनॉमी तो डाउन जाएगी, ठीक है। बहुत ड्रामेटिकली डिक्लाइन हुई थी बेटा, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। इन्फ्लेशन का मतलब समझते हो, रेट फिक्स नहीं रह गए हैं, फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 की बात हो रही है, वॉज बिलो व्हाट इट वॉज इन 1989, उससे भी नीचे आ गया था जो पहले था। यानी कि एक तरह से इस सेल की वजह से कितने साल हम पीछे चले गए थे, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वो कितना पीछे चली गई थी दोबारा से। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जो पॉवर्टी है वो स्प्रेड हो जाती है हर जगह। प्राइवेटाइजेशन लेड टू द न्यू डिस्पैरिटीज, ये सब क्या रहे बेटा, आउटकम्स रहते हैं किसके, शॉक थेरेपी के। तो इसके बाद क्या किया जाता है बेटा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और सेम पेस से उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग जहां से शुरुआत बहुत पहले की थी वहीं पर वापस पहुंच गए थे, क्योंकि जो वैल्यू थी करेंसी की वो भी बहुत डाउन चली गई थी। उसके बाद देखो क्या कैसे संभालते हैं, चाइना को बताया हमने कैसे संभाला। रशिया जो है स्टार्ट करता है रिवाइव करना 2000 में, एंड 10 ईयर आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, 10 साल के बाद अपनी इंडिपेंडेंस के। और रीजन फॉर रिवाइवल फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज वाज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे करता है, किन नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू करता है बेटा, देखो ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। उसके बाद इसी तरह से कजाकिस्तान है, वो भी क्या करता है, उज्बेकिस्तान मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थे, इनके साथ डील करते हैं और किस तरीके से अपनी जो जीडीपी है उसको दोबारा से रिवाइव करने की, रीगेन करने की कोशिश करते हैं, और अच्छी कोशिश की बेटा। आज रशिया एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, पहले भी था सुपर पावर में। एक कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में जब चेंज हुआ है, एक शॉक थेरेपी लगी थी, बट उन्होंने अपनी जीडीपी को बैलेंस किया, ठीक है। अब आता है बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या आता है, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। रशिया में बेटा 2 रिपब्लिक्स थी, देखो चेचन्या, दागिस्तान, अंडरलाइन